नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम जानेंगे भारत की समृद्धि की कहानी। वो कहानी जो सदियों पुरानी है, वो कहानी जो हमें गर्व से भर देती है। 1500 से पहले से लेकर 2024 तक भारत ने धन, वैभव और समृद्धि के कई दौर देखे हैं। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं, बल्कि उन उपलब्धियों का है जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी है। आज हम इस वीडियो में भारत के ऐतिहासिक कालों का अवलोकन करेंगे, उन सभ्यताओं और साम्राज्यों को समझेंगे जिन्होंने भारत को सोने की चिट्ठियां बनाया। तो आइए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा और आप जान पाएंगे कि कैसे भारत ने सदियों से दुनिया को अपनी चमक से रोशन किया है। हमारे सफर की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले फली फूली। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपनी सुनियोजित सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और विशाल अन्नागारों से हमें आज भी हैरान कर देते हैं। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में माहिर थे। मेसोपोटामिया तक उनके व्यापारिक संबंध थे। वो सोना, चांदी, हाथी दांत और रंगीन पत्थरों का आयात करते थे और कपास, मिट्टी के बर्तन और मोहरों का निर्यात करते थे। ये समृद्धि केवल व्यापार से नहीं आई थी। सिंधु घाटी के लोग खेती में भी निपुण थे। गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उनकी समृद्धि का आधार थी। सिंधु लिपि, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझी नहीं, हमें बताती है कि ये लोग कला और शिल्प के भी धनी थे। उनकी मूर्तियां, मोहरें और बर्तन उनकी कलात्मकता का प्रमाण हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमें बताती है कि भारत की समृद्धि का इतिहास कितना पुराना है। समय का पहिया घूमता रहा और हम पहुंचे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, महाजनपद काल में। यह वो दौर था जब भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। मगध, कौशल, वत्स, अवंती जैसे महाजनपद अपनी शक्ति और संपन्नता के लिए जाने जाते थे। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी सिक्कों का चलन। जी हां, भारत में पहली बार सिक्कों का प्रयोग इसी दौर में शुरू हुआ। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों ने व्यापार को और भी सुगम बना दिया। कृषि इस समय की रीढ़ की हड्डी थी। गंगा और यमुना नदियों के उपजाऊ मैदानों ने प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन किया। इसके साथ ही लोहे के औजारों के उपयोग ने खेती को और भी आसान बना दिया। महाजनपद काल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार हुआ, जिसने लोगों के जीवन को नई दिशा दी। यह काल हमें सिखाता है कि संगठित शासन व्यवस्था, व्यापार में नवाचार और कृषि पर ध्यान देकर हम समृद्धि की नींव रख सकते हैं। 4ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव रखी और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे चरम पर पहुंचाया। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान इस युग की शोभा थे। गुप्त शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों से व्यापार फैला। मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, हाथी दांत का निर्यात होता था। शिक्षा को महत्व दिया गया। नालंदा और तक्षशिला ज्ञान के केंद्र थे। गुप्त काल भारत के गौरव का प्रतीक है। शांति और स्थिरता में कला, विज्ञान और व्यापार फलते फूलते हैं। चैप्टर 4, चोल साम्राज्य, समुद्र पार समृद्धि। 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, चोल साम्राज्य। राजा राज चोल प्रथम और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम ने इस साम्राज्य को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों और नौसैनिक शक्ति से चरम सीमा तक पहुंचाया। चोल शासक समुद्री व्यापार में माहिर थे। उनके जहाज मसालों, रेशम, मोतियों और रत्नों से लदे हुए दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों तक जाते थे। चोलों ने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चोल साम्राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण था उनकी कुशल जल प्रबंधन प्रणाली। उन्होंने नहरें, तालाब और बांध बनवाकर सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। चोल शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। चैप्टर 5, मुगल साम्राज्य, वैश्विक शक्ति का उदय। 16वीं शताब्दी में भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, मुगल साम्राज्य का उदय। बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी और अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे अपने शासनकाल में चरम सीमा तक पहुंचाया। मुगल काल को भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है।
इस दौर में कला, संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। मुगल शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। मुगल साम्राज्य अपनी समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इस दौरान भारत का वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत से सूती वस्त्र, रेशम, मसाले, नील और चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्यात यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में होता था। मुगल शासकों ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए नहरों का निर्माण करवाया और भूमि सुधार लागू किए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मुगल काल में शहरों का भी विकास हुआ। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र बन गए। चैप्टर 6 मुगल वास्तुकला, भव्यता का प्रतीक। मुगल साम्राज्य अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ताजमहल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। लाल किला मुगल स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। हुमायूं का मकबरा, एतमाद उद दौला और जामा मस्जिद मुगल स्थापत्य कला की श्रेष्ठता दर्शाते हैं। मुगल इमारतों में संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। बारीक नक्काशी, जाली का काम और गुंबद मुगल स्थापत्य शैली की विशेषताएं हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, तब भारत में मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त होने लगा था। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो कंपनी व्यापार करने के बहाने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रयोग करके भारत के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह कंपनी जो कभी व्यापार करने आई थी, वह भारत की शासक बन बैठी। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया गया और भारत को अपने कच्चे माल और बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतीय किसानों को मजबूर किया गया कि वह नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाएं, जिससे भोजन की कमी होने लगी। चैप्टर 8 आर्थिक पतन, सोने की चिट्ठिया का पतन। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। भारत गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा का शिकार हो गया। सोने की चिट्ठियां अब अपनी छाया से डरने लगी थी। ब्रिटिश नीतियां भारत के हित में नहीं थीं। उनका उद्देश्य भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाना था। भारतीय उद्योगों को तबाह किया गया। भारतीय शिल्पकार बेरोजगार हो गए। उनका हुनर नष्ट हो गया। वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा घटकर 4% रह गया। यह पतन ब्रिटिश शासन की लूट का नतीजा था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि आजादी के लिए लड़ना होगा। चैप्टर 9 आर्थिक सुधार, नई आशा की किरण। साल 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद भारत ने अपने आप को एक नए सिरे से खड़ी-ढा करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने विकास का रास्ता अपनाया। बड़े बांध, कारखाने और शैक्षणिक संस्थान बनाए गए। लेकिन धीमी आर्थिक नीतियों और लाइसेंस राज के कारण भारत की प्रगति धीमी रही। 1991 में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय बाजारों को विश्व के लिए खोल दिया। विदेशी निवेश आने लगा और भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में तो भारत ने क्रांति ला दी। भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। भारत दुनिया का आउटसोर्सिंग हब बन गया। चैप्टर 10 वैश्विक आर्थिक शक्ति, भारत का उदय। 21वीं सदी में भारत एक नई सुबह के साथ जागा। आर्थिक सुधारों का असर दिखने लगा था। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे थी करोड़ों भारतीयों की मेहनत, लगन और जज्बा। भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। स्टार्टअप संस्कृति ने देश में नए नए आइडियाज को जन्म दिया। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को विनिर्माण का गेराज बनाने का रास्ता साफ किया। आज भारत न सिर्फ अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जाना जाता है,
बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहा है। पुत्रों, भारत भविष्य की ओर अग्रसर। दोस्तों, यह थी भारत की समृद्धि का सफर, एक ऐसा सफर जो हमें गर्व से भर देता है। हमने देखा कि कैसे भारत ने सदियों से अपनी समृद्धि, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से दुनिया को प्रभावित किया है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, तो हम एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।